हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 17। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैज इट्स एंड्स एट द पॉइंट्स 1,3 एंड -4,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक्चुअली ऐसे कई सारे ट्राइंगल बन सकते हैं। इसने यहाँ पर तो क्या दिया है, एक हाइपोटेन्यूज का एंड पॉइंट्स दिए थे ना, 2 पॉइंट दे दिए। अब तीसरा वर्टेक्स कहीं कहीं मतलब कहीं पर भी हो सकता है स्पेस में। तो राइट एंगल कैसे भी बन सकता है, लेकिन फिर भी पीछे की तरफ एक फिक्स आंसर दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि वैसे ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था मैथमेटिक्स के अंदर। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, लेकिन फिर भी एक केस बता रखा, तो हम क्या करेंगे, सारे केसेस देखेंगे, ठीक है, जो जो पॉसिबल है वो, और उसमें से वो जो अपना आंसर है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली वही उसी की बात की गई है आंसर के अंदर, लेकिन केस बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पे, तो हम अलग अलग आंसर भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो अब आते हैं हम पेपर पर। तो यहाँ पर पहले चीज़ें लिख लेता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता है। तो एक पॉइंट है 1,3, यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूज का एक एंड पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है -4,1, यहाँ पर है। तो फिर हमें बताना है इक्वेशन ऑफ लेग्स, मतलब परपेंडिकुलर साइड्स की इक्वेशन बतानी है। तो एक चीज़ तो मैं, चलो इसको है ना एक एग्जैक्ट डायग्राम पे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हवा में करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, सही बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन, अगर एक इन्फॉर्मेशन और होती ना, तो फिर हम क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे आंसर नहीं देते, फिर एक फिक्स आंसर हमें मिल जाता। लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है, तो फिर आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल ज़्यादा चलेंगे फिर यहाँ पर। तो एक चीज़ तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, जैसे एक सर्कल है ना, सर्कल पे पहले से सर्कल पे चला जाता हूँ मैं। सर्कल का डायमीटर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और यहाँ पर क्या हो गया, अपना सेंटर हो गया ओ। अब सर्कल का डायमीटर इधर वाले सेमी सर्कल पर या फिर इधर वाले सेमी सर्कल पर अगर कोई एंगल बनाएगा, तो 10th क्लास में एक आता है शायद ऐसा ना, 9th क्लास में आ जाता है ना। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। फिर ऐसे बनाएगा तब भी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर इधर बनाएगा तब भी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री ना। तो हर जगह क्या बनेगा, 90 डिग्री बनता ही रहेगा। मैंने ए ऐसा क्यों किया, देखो 2 पॉइंट बताए, इसको आप ए ले लो और इसको आप बी ले लो, ठीक है। ऐसे 2 पॉइंट बताए, ए और बी। तो ए और बी मैंने पहले से ही फिक्स कर दिए। फिर क्या बोला, राइट एंगल का यहाँ पे नाम ले रखा है। तो राइट एंगल का नाम ले रखा है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि राइट एंगल कैसे कैसे बन सकता है। तो ऐसे इन्फानाइट राइट एंगल्स बन सकते हैं, तो इसके आंसर इन्फानाइट हो सकते हैं। यहाँ पे बोला क्या है, इक्वेशन ऑफ लेग्स, लेग्स की इक्वेशन बतानी है हमें, मतलब परपेंडिकुलर साइड्स। तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ये जो डायमीटर ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर साइड हो सकती है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन ये, या फिर ये कॉम्बिनेशन, या फिर ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, कितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। पीछे की तरफ आंसर में एक ही कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। तो फिर वो भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे आया है, और उसमें भी एक नहीं आएगा, उसमें भी दो आएंगे। तो देखो, जब इन्फॉर्मेशन कम हो ना, तो कोशिश ये क्या करो कि डायग्राम आप एग्जैक्ट डायग्राम बना लो, ठीक है, ताकि हो सकता है कि वहाँ पर हमें कुछ खास केस दिखाई दे, कोई खास परिस्थिति हमें दिखाई दे डायग्राम में। ऐसे हवा में करोगे तो ये हवा वाला डायग्राम तो मैंने बना ही रखा है, यहाँ से तो हम इन्फानाइट सॉल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। तो इनको एग्जैक्ट जो ग्राफ है उस पर प्लॉट करते हैं पहले। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। 1,3 का जिक्र हो रहा, तो ये 1 और यहाँ पर 1 2 3, तो 1,3 अपना यहाँ पर हो गया, ठीक है। और फिर -4,1, तो -4 पे आते हैं 1 -1 -2 -3 -4। तो -4,1 वो यहाँ कहीं पर हो जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, और ये बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए के 1,3, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -4,1, ऐसा हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसको ऐसे मिलाओ, है ना। ये ए और बी हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स है। अब तो राइट एंगल कैसे बन सकता है, फिर ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना आप कोशिश ये करो कि, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम है, फिर भी कोई आपको खास आंसर चाहिए, तो आप ट्राइंगल ऐसे बनाओ जैसे
स्टैंडर्ड अपने एक्स से वैसे है ना, मतलब इन या तो हॉरिजॉन्टल ऐसे तिरछे मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ है ना, ऐसे तिरछे तिरछे मत बनाओ। फिर जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बना सकते हो ना, तो फिर वैसे बनाओ एकदम स्टैंडर्ड की तरह। जैसे हम कोई भी, मैं बोलूँ आपको राइट एंगल बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा डायग्राम बना लोगे या फिर आप ऐसा डायग्राम बना लोगे, है ना, ऐसे तो बनाओगे। तो जो जो 90 डिग्री वाली साइड है ना, परपेंडिकुलर साइड्स, उनको क्या करोगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे कोशिश करो। आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो तो ऐसे तिरछा हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम वैसी ही कोशिश करेंगे जैसे मतलब हम जनरली करते हैं। तो देखो हाइपोटेन्यूस ऐसा है ना, ये तिरछा, तो राइट ट्राइंगल आप ऐसे नीचे की तरफ बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो ऊपर की तरफ ना, दो केस बन जाएंगे। तो एक तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, लेकिन अब देखो ऐसे ये है -4,1, तो ऐसे मैं हॉरिजॉन्टली चलूँगा चलूँगा चलूँगा, तो इसका ऐसे जैसे ऐसे जा रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट पे मिलेगा, ये कितना 1 है, तो ये 1 से गुजरेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये इसके पैरेलल है। तो अब ये आगे, अब इधर से मिल जाना चाहिए ना, ये इससे आगे ना जाए तो ठीक है, राइट ट्राइंगल यहीं पे क्लोज हो जाएगा। ये क्या 1,3 है, तो ये 1,3, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। ये इधर इसके y कोऑर्डिनेट की वजह से ये 1 से गुजरा, इधर ये परपेंडिकुलर इधर से आएगा तो ये 1 से गुजरेगा, क्योंकि इसके x कोऑर्डिनेट की वजह से, ठीक है। तो ऐसा बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, ये राइट एंगल बन गया AB, इसको आप C नाम दे दो। अतः C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये देखो, तो इधर से तो आया, इसका x कोऑर्डिनेट है ना, ये यहाँ पर हमेशा x कोऑर्डिनेट ये रहा 1, तो ये 1 बन गया, कॉमा, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट C का, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये C के कोऑर्डिनेट आके 1,1। अच्छा, ऐसे राइट ट्राइंगल बन गया। अब इधर ऊपर की तरफ से भी तो बन सकता है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, बनेंगे तो इनफाइनाइट, है ना। यहाँ पर भी बन जाएगा 90 डिग्री, इधर भी बन जाएगा 90 डिग्री, इधर भी बन जाएगा 90 डिग्री, फिर इधर बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे आप समझ रहे हो, ए यहाँ बी यहाँ पर है, तो कितने भी राइट ट्राइंगल बन सकते हैं, लेकिन उनमें से भी स्टैंडर्ड 2 बना लूँगा, और उसमें से भी एक आंसर है पीछे की तरफ, होने इन्फाइनाइट चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर। तो अगर मैं ऐसे ऊपर की तरफ ऐसा राइट ट्राइंगल बनाऊंगा, ऐसा करके ऐसा, तो फिर यहाँ से मेरे को सीधा ऊपर जाना पड़ेगा, इधर से मेरे को लेफ्ट आना पड़ेगा ना, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर, राइट वाले पॉइंट से लेफ्ट। तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर देखो, ये नीचे वाले पॉइंट से ऊपर जाऊँगा और इधर वाले पॉइंट से इधर आऊँगा, तो यहाँ पर आके ऐसे मिल जाए, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे अब डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये नीचे वाला होगा, नीचे वाला मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वही होगा, मतलब कितना, -4। और डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ वाला मतलब इसका वाई, एक का वाई कोऑर्डिनेट भी उतना ही है जितना डी का, तो ए का कितना है 3, तो डी का भी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट भी आगे, सी के कोऑर्डिनेट भी आगे। तो अब इनमें से भी ना, अगर आपको वो पीछे वाला आंसर चाहिए, तो देखो क्वेश्चन में इस ट्राइंगल की बात की है ना, इस ट्राइंगल की बात की है, ये ट्राइंगल। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमें ए बी की इक्वेशन तो पूछनी है। इक्वेशन किसकी पूछी है, इक्वेशन ऑफ लेग्स, इक्वेशन ऑफ लेग्स। इसका मतलब क्या है, और ब्रैकेट में डिफाइन भी कर रखा है कि लेग्स का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर लाइंस है ना, उनका जिक्र कर रखा है। तो हमें परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, एक तो ये है BC और एक क्या है AC। तो हमें BC और AC की इक्वेशंस चाहिए। तो देखो BC की इक्वेशन क्या है, हमने बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी है ना। और यहाँ पे देखो कि ये जो BC लाइन है ना, ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और जो AC लाइन है वो कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जो वर्टिकल लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो देखो 2 पॉइंट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो 2 पॉइंट पता, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। ऐसे ए और सी, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ये फॉर्म भी हमने अलग से पढ़ी थी, तो आप डायरेक्ट वो कंसेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो। BC एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देखो ये कहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y एक्सिस को ये कहाँ पे कट करते हुए गुजर रही है, 1 से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या आएगा, 1, ठीक है। कैसे, BC लाइन पर उपस्थित हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, भले ही B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देख लो 1, या C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देख लो 1, या फिर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देख लो 1। तो BC की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 1। अब AC की बात करें, AC वर्टिकल लाइन है, तो x इक्वल टू k,
तो इस पर उपस्थित किसी भी पॉइंट का आप एक्स कोऑर्डिनेट देख लो। जनरली हम इसका देखते हैं, ये 1 है तो x इक्वल टू 1 इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल टू k की जगह। या फिर a का x कोऑर्डिनेट देख लो, c का x कोऑर्डिनेट कोई सा भी देख लो, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही अपना आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लेग्स, मतलब BC की इक्वेशन बताओ, AC की इक्वेशन बताओ जो कि परपेंडिकुलर लाइंस है। तो BC की इक्वेशन y इक्वल टू 1 और ये AC की इक्वेशन x इक्वल टू 1, दोनों लेग्स मतलब दोनों परपेंडिकुलर साइड्स की इक्वेशन ये दोनों होंगी। अगर हम ये करते, अगर हम D ले लेते बाई चांस, तो फिर AD की इक्वेशन, AD कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग होता है कांस्टेंट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, ये 3 है, वो भी 3 है, तो y इक्वल टू 3 हो जाता। अगर ये ऊपर वाले पॉइंट ले रहा होता तो, लिया नहीं लेकिन ले रहा होता तो बता रहा हूँ मैं। और अगर ये, अच्छा उस केस में यहाँ पे 90 डिग्री बनता तो इसकी इक्वेशन भी हमें बतानी पड़ती। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब इसकी इक्वेशन x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट वगैरह होगी, क्या होगी, x कोऑर्डिनेट होगी। यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पर क्या है -4, तो x इक्वल टू -4। तो ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता था, और भी बहुत सारी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन भी आ सकते थे, लेकिन आंसर में यही दिया, पता नहीं क्यों। तो अपना ये तो आ गया, ठीक है। अब इसमें मतलब एग्जैक्ट डायग्राम से करना ही करना पड़ेगा आपको, ऐसे कोई चारा नहीं है इसमें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। अच्छा इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 7 विद अज्यूमिंग द लाइन टू बी अ प्लेन मिरर। मतलब जैसे इमेज का क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स में आपने किया होगा या फिर छोटी क्लासेस 10th क्लास में किया होगा आपने, कि इमेज वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, एक तो ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है मिरर, है ना। तो मिरर मैं जैसे यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसे आपने डायग्राम फिजिक्स में बहुत सारे किए होंगे। तो इस बार क्या है कि कोई पर्सन नहीं है। जनरली फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, उसकी वेलोसिटी ये है, तो फिर उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, या फिर गाड़ी ऐसे जा रही है, या फिर आप इधर से आ रहे हो, ठीक है। तो वो एक तो बेसिक सी चीज़ें मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें कैसे, इस बार कोई पर्सन या कोई कार तो है नहीं अपने पास में, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट समझो कि यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट मान लेता हूँ इसको, P पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,8, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ होगी, समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये क्या है, मिरर है, और मिरर की इक्वेशन क्या है, वो x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। तो आप यहाँ पे खड़े हो और आपकी शक्ल दिखाई दे रही है, तो आप अपने आप को कहाँ पे पाओगे, आप जितना आप इस मिरर के आगे की तरफ होगे उतना ही आपकी जो परछाई होगी, है ना, जो शेडो होगी या फिर जो आपकी इमेज होगी, वो इस मिरर की उतना ही पीछे की तरफ होगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा उतना ही पीछे की तरफ होगी, तो ये थोड़ी होगी कि आप यहाँ पे खड़े हो और मिरर की उतनी ही पीछे की तरफ वो इधर है, ऐसे थोड़ी होती है, एकदम परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम काम में लेने वाले हैं, जितना आप इधर की तरफ होगे उतनी आपकी इमेज पीछे की तरफ होगी। एक तो ये मतलब यहाँ पे जैसे ये P है तो इसको मैं P डैश ये बोल देता हूँ, P की इमेज P डैश फिजिक्स की तरह। ये क्या हो गया, इस पॉइंट को, जैसे ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी ऐसे लाइट जा रही है, आपको लाइट जाती हुई दिखाई दे रही है ना, फिर वहाँ पे ये ऐसे, ऐसा तो होता नहीं है, ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये तो मैंने खुद की इच्छा से बना ली। तो इस पॉइंट को मैं चलो A बोल देता हूँ, ठीक है, A पॉइंट ये हो गया ये वाला। दूसरी चीज़ मैंने ये परपेंडिकुलर वर्ड इस्तेमाल किया था, ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर हो या फिर जो आप देखते हो कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे भी हो, जब इमेज की बात होती है तो यहाँ से जो लाइट्स निकलती है वो मिरर पर एकदम परपेंडिकुलरली टकराती है, और फिर जैसे भी रिफ्लेक्ट होती है वो होता था, वो बात की बात है, लेकिन इमेज उतनी ही पीछे की तरफ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, और मैंने बोला कि जितना आप आगे की तरफ हो उतना ही इमेज पीछे की तरफ है, तो PA बराबर P डैश A, है ना, A से P तक की डिस्टेंस इक्वल टू A से P डैश तक की डिस्टेंस। दो चीज़ें मैं यहाँ पे काम में लेने वाला हूँ। पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ ये है कि PA बराबर A P डैश, या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल दूँ मैं कि A इज़ मिड पॉइंट ऑफ P डैश। पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो हमने डिस्कशन से बोला कि जो A पॉइंट है वो P डैश का मिड पॉइंट है। कैसे, जितना ये है उतना ही वो है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट बोलना ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि ऐसा बोल के हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, इसलिए अपना स्वार्थ है इसके पीछे। दूसरी इन्फॉर्मेशन
ये है कि अच्छा ये जो लाइन है ना ये मिरर है, मिरर को मैं लाइन बोल देता हूँ, इस मिरर को मैं एल लाइन बोल देता हूँ, ठीक है, एल मिरर। तो ये जो लाइन एल है वो किसके परपेंडिकुलर है? अपना ये जो इमेज और जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सीन बन रहा है ना उसके परपेंडिकुलर अपना ये मिरर है। पी पी डैश बोल देता हूँ मैं, पी पी डैश। तो पी पी डैश इज परपेंडिकुलर टू मिरर एल, लाइन एल। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हम काम में लेने वाले हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस पॉइंट पी की इमेज बताओ। तो चलो वहीं से अज्यूम करने से स्टार्ट कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो वो थी जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी या फिर हमने मतलब सोच के पता किया। अब जो नहीं सोच सकते, जो अज्यूम करेंगे, वो मैं लिख लेता हूँ। पी डैश इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, तो कोऑर्डिनेट्स तो पता नहीं क्या है, तो मैं यहीं से अज्यूम यहीं से कर लेता हूँ। जो पता नहीं होता उसको आप अज्यूम कर लो, x1 y1 मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब हम ए भी पता कर सकते हैं। जो जो पॉइंट आपको नहीं पता या फिर मैंने जो लेबल किए हैं, लेबल जैसे पी ए पी डैश, उन सब के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी डैश के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए, ए के कोऑर्डिनेट्स ए मिड पॉइंट है तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालूंगा, है ना। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे काम करता है, दिस प्लस दिस बाई टू, तो 3 प्लस x1 बाई टू, ऐसा करके x कोऑर्डिनेट का डिवाइड बाई टू तो x कोऑर्डिनेट आ गया। अब y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के डिवाइड बाई टू तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 8 प्लस y1 डिवाइड बाई टू, तो 8 प्लस y1 डिवाइड बाई टू, ये बन गया। ए के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अच्छा, एक का महत्व थोड़ा और बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि ए इन दोनों के बीच में तो है ही, मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी तो है ही, साथ ही साथ ए जो पॉइंट है वो इस मिरर पे भी तो लाई करेगा, है ना। ये तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस मिरर की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो ये फ़ायदा हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ए ऑल्सो लाइज ऑन मिरर। अच्छा, मिरर कौन है? मिरर ये है x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वो आप यहाँ पे रख दो x कोऑर्डिनेट की जगह, जो y कोऑर्डिनेट है वो आप यहाँ पे रख दो y कोऑर्डिनेट वाली जगह पर। तो देखो रखते हैं और देखें क्या बनता है, कुछ इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो ये यहाँ पे रख देता हूँ x की जगह ये वाला x कोऑर्डिनेट 3 प्लस x1 बाई टू प्लस, और ये जो y कोऑर्डिनेट की जगह ये रख देता हूँ 3, तो 3y है ना, तो 3 तो अलग ले लिया, y की जगह ये आ जाएगा 8 प्लस y1 बाई टू, मतलब एक का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई इक्वल टू 7। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करना इसलिए ज़रूरी है, देखो हमें अल्टीमेटली x1 y1 चाहिए, तो दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे दो पॉइंट बनाए ना, ए मिड पॉइंट है और एल इज परपेंडिकुलर, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। अभी इसको भी देखेंगे हम। ये दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन निकालना पता चल जाएगा। तो अभी मैं ये लगा रहा हूँ, इसको सोल्व करें। ये नीचे की तरफ 2 है, इधर भी 2 है, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो 2 कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा 3 प्लस x1 प्लस, इस 3 को अंदर भेज देता हूँ, तो 3 8 जा 24 और 3y1 ये हो गया 3y1। ये जो 2 मल्टीप्लाई किया वो उधर चला गया, तो कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। ये x1 हो गया प्लस ये कितना 3y1। अब ये 3 और 24 कितना हो गया 27, 27 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो उसमें से -27 प्लस 14 है तो माइनस का 13 बच जाएगा। अब इसको कैसे काम में लेंगे, ऐसे काम में लेंगे या फिर थोड़ा मॉडिफाई करके काम में लेंगे, बाद में देखेंगे। इसको मैं इक्वेशन 1 2 कुछ नहीं बोल रहा। अब मैं ये लगा देता हूँ एक बार ना। तो दोस्तों ये लगाने के लिए जो कि क्या है, एल इज़ परपेंडिकुलर टू पी पी डैश, मैंने ये लिख लिया है। अच्छा ऐसा है तो परपेंडिकुलर लाइंस की क्या कंडीशन होती है कि जो लाइन एल है उसकी स्लोप मल्टीप्लाई बाई जो दूसरी लाइन है पी पी डैश उसकी स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है -1 होता है ना। ये हमने पहले कई बार देख चुके, अब रिवीजन भी कर देता हूँ मैं इसका। दो परपेंडिकुलर लाइन से एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, तो m1 m2 दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, ये कंसेप्ट है। तो वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो l की स्लोप और पी पी डैश की स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1। अब l की स्लोप निकालना है ना, l ये मिरर ये है, l ये है, इसकी स्लोप निकालना है हमें। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, किसी भी लाइन की अगर आपको स्लोप निकालनी हो तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, मतलब y बराबर mx प्लस सी में, वहाँ से m मिल जाएगा आपको। ये क्या है, इसको एक बार मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये l है। तो y बराबर, तो y अकेला ढूंढो, ये 3y है, x को उधर भेजो, तो 3y इक्वल टू -x प्लस 7 हो गया।
इस 3 को भी उधर भेजो तो y इक्वल टू क्या आ गया -x/3 + 7/3 है ना, ये l का जिक्र हो रहा है। तो देखो ये y बराबर mx + c जैसा पैटर्न बन गया। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि m की वैल्यू क्या है, x का mx होता है तो x का कोएफिशिएंट होता है m, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है -1/3। तो ये जो m l है, ये जो l है, इसकी स्लोप क्या होगी, यहाँ से देखोगे तो -1/3 होगी। अच्छा p डैश इसकी स्लोप का जिक्र भी हो रहा है तो इसको तो मैं यहीं पे सोल्व कर लूँगा। फिलहाल ml मतलब l की स्लोप क्या है -1/3 मल्टीप्लाई बाई p डैश, p ये रहा, p डैश ये रहा, 2 पॉइंट है। अब ये नहीं पता तो क्या हुआ, हमने मान तो रखा ना, कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहे, तो इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट दिख ही रहे, तो दोनों के कोऑर्डिनेट से हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं p डैश की। कैसे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, ऊपर की तरफ y कोऑर्डिनेट्स का अंतर, नीचे की तरफ x कोऑर्डिनेट्स का अंतर। तो क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा y1 - 8, नीचे की तरफ x1 - 3, ये बन जाएगा इक्वल टू -1। इसको सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन ये मिली है वैसे ही एक और इक्वेशन यहाँ से और मिल जाएगी हमें। तो माइनस से माइनस कट गया, ये 3 और ये x1 - 3 इसको उधर भेज देता हूँ, तो इधर क्या बचेगा y1 - 8 बराबर 3x1, उधर जाके है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो 3x1 - 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ से y1 निकाल लो, यहाँ से y1 कितना हो गया, क्योंकि अब है ना मैं सब्सटीट्यूशन लगा ही देता हूँ यहाँ पे y, इसको अब इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब ये काम की है ना, इसमें कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 उधर चला गया, 3x1, 8 उधर जाके 8 - 9 कितना हो गया -1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से y1 उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं एक बार, x1 बराबर 3 प्लस x1 प्लस 3y1 इक्वल टू -13। ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है जो कि पिछले पेज पर थी। तो यहाँ से ये जो y1 उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ, तो y1 है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे x1 की जगह x1 प्लस थ्राइस y1 की जगह ये आ जाएगा 3x1 - 1 इक्वल टू RHS में क्या है -13 है। सोल्व कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन आप एक बार देखते रहना, अगर गलती हो जाए तो आप मॉडिफाई कर लेना, प्रोसेस यही रहेगा अपना। तो ये कितना हो गया 3x1 और ये चलो x1 प्लस ये कितना हो गया 9x1 - 3 इक्वल टू -13। सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 10x1, ये -3 उधर चला जाएगा तो उधर जाके 3 और -13 पहले से ही, तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये 10 उसको काट देगा तो x1 बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब कैलकुलेशन में सही किए, सही आंसर आ रहा है। x1 की वैल्यू -1 है तो y1 की वैल्यू चाहिए, ये है ना, इस इक्वेशन में डाल दो आप इसको, इस इक्वेशन के अंदर। तो x1 की वैल्यू -1 में यहाँ रखूँगा तो y1 कितना मिल जाएगा मेरे को 3x1, तो 3 इंटू -1 और -1 अलग से है ही, तो y1 कितना आ गया, यहाँ से देखो -3 -1 -4 आ गया। x1 मिल गया, y1 मिल गया, तो जो अपना इमेज था ना, इमेज, इसकी इमेज क्या है p डैश x1 y1, वो मिल गया बस। x1 की जगह -1 आ जाएगा, y1 की जगह -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं समराइज करके बोल देता हूँ पूरा, देयरफॉर इमेज ऑफ p 3,8 इन मिरर x + 3y = 7 इज p डैश x1 y1, x1 की जगह क्या है -1 और y1 की जगह क्या है -4। ये इसकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, इसकी इमेज ये हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 19 भी देख ही लेते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या बोला है, इफ़ द लाइन्स y = 3x + 1 and 2y = x + 3 are equally inclined to the line y = mx + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस क्वेश्चन तो इतना सही हो गया, लेकिन इस अभी देखो कैसे कैसे करेंगे इसको, बहुत मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो लाइन से, तो इन दोनों की स्लोप वैसे पता ही चल रहा है अलग अलग है, इसकी स्लोप अलग है, इसकी स्लोप अलग है ना, तो आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन दिस। तो ऐसी सिचुएशन है, थोड़ा डायग्राम पर चलते हैं, रफ डायग्राम ही है, तो रफ डायग्राम ही बहुत है यहाँ पर, लेकिन आपको इमेजिन करने में फिर आसानी होगी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे कर लेना। खैर यहाँ पर देखो क्या है कि एक नई लाइन है y = mx + 4, उसकी इक्वेशन है y = mx + 4। तो वो जो नई वाली लाइन है ना, ये दो लाइंस तो ऐसे हो ही गई यहाँ पर, तो जो नई वाली लाइन है वो हो सकता है ऐसे हो, है ना, ऐसे इस टाइप से। तो क्या होगा कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताऊँ, तो ऐसे देखो कि ये अब है ना, ये थोड़ी और छोटी लाइन होगी,
ये एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि इक्वली इंक्लाइंड, अब इंक्लाइंड का कभी कभी भी जिक्र होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल, है ना, एंगल। इक्वली इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल्स है दोनों के साथ में। क्वेश्चन में तो ये बोला कि ये दोनों लाइंस इस लाइन के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, लेकिन इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है कि मतलब ये जो लाइन है वो इसके साथ जितना एंगल बनाती है उतना एंगल इसके साथ भी बनाती है ना। तो ये सिचुएशन बन सकती है। लेकिन क्या ऐसा ही डायग्राम होगा? नहीं, एक और डायग्राम हो सकता है, वो डायग्राम अपना ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दो आंसर आने वाले हैं। पहली चीज़ तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि दो आंसर आएंगे। तो लाइन ऐसे भी हो सकती है और लाइन ऐसे भी हो सकता है ना, ये वाला एंगल भी क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। या फिर ऐसे जो बनेगा तब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अपनी वाली लाइन ऐसे बन जाए, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि अपनी वाली लाइन ऐसे बन जाए। ठीक है, दोनों ही केस में इक्वली इंक्लाइंड है। लेकिन अब है ना, कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज कर जाएंगे। वैसे ये डायग्राम परफेक्ट नहीं है, इसको परफेक्ट मत मानना। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि यार ये अगर ऐसा सिस्टम है, इसका मतलब ये जो रेड वाली लाइन कोई सी भी हो तो वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये बोलना थोड़ा सही नहीं है। जैसे मैं डायग्राम को ऑल्टर कर देता हूँ, मतलब चेंज करके बता देता हूँ। जैसे समझो कि ये दोनों लाइंस ऐसे हैं, है ना। अभी मैं बस क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन की थ्योरी पर थोड़ी देर बाद आएंगे। तो जैसे अब ये जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे जो बनाई डॉटेड, इस लाइन को मैं यहाँ पर ऐसे भी बना सकता हूँ। अब ये लाइन भी इन दोनों लाइंस के, ब्लू वाली लाइंस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। कैसे? यहाँ पर अगर मान लो कोई एंगल बन रहा है 30 डिग्री या कुछ भी थीटा बन रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ थीटा या मान रहे तो यहाँ पर भी थीटा, ऐसे ऐसे अगर मान रहे तो मानो यहाँ पर अगर ये थीटा बनना तो यहाँ पर भी ये थीटा बन जाएगा। इधर ये इस लाइन के साथ में थीटा बन गया, इधर ये इसके साथ थीटा बन गया, तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड है। तो ऐसा बोलना गलत हो जाएगा कि ये जो भी नई वाली लाइन बनेगी y बराबर एम एक्स प्लस 4, है ना, y बराबर एम एक्स प्लस 4 जो भी लाइन बनेगी वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, तो गलत बोलना है। अगर वैसा होता तो फिर मैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता और उसमें इसमें सेटिस्फाई करवा देता, एम की वैल्यू आ जाती। लेकिन इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। तो देखो क्या है, ऐसा डायग्राम भी बन सकता है और ऐसा डायग्राम भी बन सकता है। ऐसे ना बनाकर, ऐसे वर्टिकल लाइन ना बनाकर थोड़ा सा शिफ्ट होकर इधर की तरफ बना लूँ, तब इधर जितना एंगल बनेगा ये वाला एंगल, उतना एंगल इसका इधर इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वल इंक्लाइन कैसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे को तो इनसे मतलब ही नहीं रखना, मतलब क्या पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब किससे होना चाहिए, इक्वली इंक्लाइंड शब्द से। मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। तो यहाँ पर देखो हमें ये थीटा थीटा का जिक्र हो रहा है। ये थीटा क्या है, एक तो ये रेड वाली लाइन और एक ये, तो दो लाइंस के बीच में एंगल का जिक्र हो रहा है ना, तो मैं वो टॉपिक लगाऊंगा कौन सा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एक बार तो इनके बीच में लगा दूंगा, एक बार इनके बीच में लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो जब भी मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा, वो फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताओ एक बार आप, क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर ऐसा कुछ होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा होता है ना। इस पर क्या लग जाता है, मॉडुलस लग जाता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देखो थीटा है वो तो ये रहा, थीटा इक्वल टू थीटा, इधर ऐसे कर देंगे उसको तो। लेकिन m2 m1 में दो स्लोप्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैं इधर की तरफ लगाऊंगा तब मेरे को एक तो इसकी स्लोप की जरूरत पड़ेगी और एक रेड वाली लाइन, ऐसा नहीं इसकी स्लोप की जरूरत। अभी मैं उसके बारे में तो उधर तो जा ही नहीं रहा ना, इसको छुपा लो। एक तो इसकी स्लोप की जरूरत पड़ेगी, है ना, इसकी इस लाइन की स्लोप, और एक मेरे को इस रेड वाली लाइन की स्लोप की जरूरत पड़ेगी। अब रेड वाली लाइन उधर बनाओ इधर बनाओ, ऑटोमेटिकली जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो दो आंसर मिल जाएंगे। तो y बराबर एम एक्स प्लस 4 उधर लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उधर की वो हो गई, इधर भी आ सकती है y बराबर एम एक्स प्लस 4, इधर भी हो सकती है y बराबर एम एक्स प्लस 4। तो इसकी स्लोप तो क्या हो गई, इसकी स्लोप को मैं m1 बोल देता हूँ, और इसकी स्लोप क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो x के साथ में m ही है, तो इसकी स्लोप m हो गई। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो स्लोप्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो एक तो मैं m1 रख दूंगा और एक m रख दूंगा। ऐसे अगर हम नीचे की तरफ आए तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में थीटा एंगल है, तो फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन इस बार मैं इसकी स्लोप रखूंगा m और इसकी स्लोप रखूंगा कुछ अलग मान लेता हूँ, इसकी स्लोप में m2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। ये m1 इसकी स्लोप है, ये m2 इसकी स्लोप है, और ये जो m है वो इसकी स्लोप है जो कि बीच वाली लाइन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सिस्टमेटिकली करते हैं, अगले पेज पे करते हैं इसको। तो मैंने अब इधर नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लिया। ये दो लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा कर दिया मैंने। और अब स्लोप्स लिख लेते हैं। तो ये लाइन तो बड़ी आसान है, y बराबर 3x प्लस 1, इसकी स्लोप आप देखते ही बता सकते हो। ये काफ़ी हद तक y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसी दिख रही है, तो एम एक्स मतलब 3x है, तो m की वैल्यू क्या होगी 3, तो इसकी स्लोप क्या होगी
m1 बोले तो 3 होगी। और इस ये थोड़ी सी मतलब 2y है ना, तो y बराबर mx प्लस, तो y अकेला होना चाहिए तब जाके आप स्लोप बताओगे, पहले मत बताना। तो 2 को उधर भेज दो, तो y बराबर क्या हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, तो x/2 प्लस 3/2 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि स्लोप क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वही स्लोप है, तो ये स्लोप मतलब m2 कितने यहाँ पे स्लोप 1/2, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो गया, m1 पता चल गया, m2 पता चल गया, इसकी स्लोप पता चल गई, इसकी स्लोप पता चल गई, बीच वाली की स्लोप, इसकी स्लोप, तो यहाँ पर इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, यहाँ पर m है। ठीक है, तो अब हम पहले इनके बीच का एंगल, अच्छा ऐसे देखो, इधर भी थीटा है इधर भी थीटा है, तो थीटा बराबर थीटा लेना, मैंने ऐसे लिख दिया लेकिन बराबर ये, आप चाहो तो θ1 θ2 बोल दो। अब मैं ना दोनों तरफ 10 ले लेता हूँ, इसका इक्वली इंक्लाइंड है ना, इक्वली इंक्लाइंड है, इसलिए मैंने दोनों तरफ के एंगल थीटा ले लिए, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। अब ये वाला tan थीटा ना, ये समझ लो, ये पहला वाला ना tan θ1 ये है, ये 1, इसको 2 बोल देता हूँ, ये 1 ये 2 हो गया, ये 1 और ये 2 हो गया। तो tan θ1 मतलब ये इन दोनों के बीच वाला, ये ऊपर वाली लाइन और बीच वाली लाइन। ठीक है, और वो tan थीटा का फॉर्मूला अपना ये वाला, इसमें m2 माइनस m1 दोनों का अंतर ऊपर और नीचे दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस ऐसे प्रोडक्ट, तो वो आता है। यहाँ पर इस बार करेक्टर कौन है अपने पास में, ये θ1 के लिए इधर तो m और ये m1, तो ये लगा दूंगा मैं m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। ठीक है, इक्वल टू, ये मोड है, यहाँ पर क्या है tan θ2, तो इसका मतलब ये वाला है एंगल, तो ये किन के बीच में है, स्लोप m वाली लाइन और स्लोप m2 मतलब 1/2 वाली लाइन, तो क्या बन जाएगा m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। हाँ, दोनों में m तो आएगा क्योंकि m वाली बीच में कॉमन है दोनों में, तो दोनों ही तरफ हमें m भी देखने को मिलेगा। वैल्यूज रख देते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 3, इधर m2 की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, तो क्या बन जाएगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस m इंटू 3 3m मॉडुलस इक्वल टू m2 की जगह मैं 1/2 डाल देता हूँ, तो m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। ठीक है, m इंटू 1/2, ये m/2 हो गया। सोल्व करते हैं इसको, ये हो गया m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m का मॉडुलस। चलो मॉडुलस एक बार और रख लेते हैं, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देते, तो 2 इधर आ गया, 2m माइनस 1 डिवाइड बाई इधर आ जाएगा 2 प्लस m, और दोनों का जो एलसीएम था ना वो काट दिया मैंने, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है, इधर भी 2 आएगा इधर भी 2 आएगा, ऐसा हो गया। अब यहाँ से दोस्तों 2 आंसर बनने वाले हैं। ठीक है, और वो मैं बताता हूँ ऐसे कैसे होगा। जैसे समझो अभी तक शायद अपने पास में ये सिचुएशन आई नहीं है, 2 मॉडुलस है, 2 मॉडुलस एक साथ एक दूसरे के आमने सामने, या फिर प्लस भी हो सकता था बीच में, या दोनों एक तरफ भी हो सकते थे। लेकिन अब इनको कैसे डील करते हैं, देखो जब दोनों तरफ मॉडुलस हो तो आप कोई वैल्यू लेके देखो, जैसे समझो कि ऐसा है, समझो कि 3 का मॉडुलस इक्वल टू 3 का मॉडुलस है, तो ये सिचुएशन कैसे कैसे हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 का मॉडुलस बराबर 3 का मॉडुलस मतलब दोनों ही पॉजिटिव हो, या फिर इधर -3 का मॉडुलस बराबर इधर 3 का मॉडुलस, या फिर इधर 3 का मॉडुलस बराबर इधर -3 का मॉडुलस। तब भी बात तो वही है ना, मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो ये भी 3 बराबर 3, ये भी 3 बराबर 3, ये भी 3 बराबर 3, -3 का मॉडुलस बराबर -3 का मॉडुलस, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो ये केस और ये केस तो सेम है ना, ये दोनों केस तो क्या सेम है। जैसे आप इनका मॉडुलस हटाओगे तो क्या मिलेगा, 3 बराबर 3 मिलेगा, या फिर 3 बराबर 3 मिलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये दोनों केस आपस में सेम है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो जैसे होता ना, जैसे मैं -a बराबर b लिखूं या फिर a बराबर -b लिखूं, बात तो एक ही है। तो ये दोनों केस एक और ये दोनों केस ऐसे बन जाएंगे। तो एक्चुअली जब तक मॉडुलस की ये दीवारें लगी रहेगी ना, तब तक हम अंदर जाके कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें मॉडुलस हटाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 केस बना के हटाऊंगा। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ केस 1 और इधर लिख लेता हूँ मैं केस 2। ठीक है, तो केस 1 में क्या होगा, 2 मॉडुलस आपस में बराबर है, तो अंदर वाली चीज़ें हो सकता है सेम साइन की हो, मतलब प्लस प्लस की या माइनस माइनस की। मतलब इधर की तरफ अंदर की तरफ क्या है, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m बराबर, इधर की तरफ अंदर क्या है 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये केस 1 हो गया, इसको सोल्व करेंगे। केस 2 क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इधर की तरफ अगर 3 है तो उधर की तरफ -3 है, मतलब एक तरफ अगर कुछ हो तो दूसरी तरफ उसका नेगेटिव हो, मतलब इन दोनों का साइन अलग अलग भी हो सकता है।
ठीक है, यहाँ पर ऐसे मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, नॉर्मल सी चीज़ लगा रहा हूँ। ये जो मॉडुलस है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ तो मॉडुलस लगा हुआ है, मैं मॉडुलस हटाने की बात कर रहा हूँ। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि मॉडुलस के कारण छुपा हुआ था। ठीक है, तो मेरे को दोनों ही संभावनाएं लेके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, ये जो नंबर है अगर ये 3 है तो ये -3 हो सकता है, तो दूसरा वाला पहले वाले का नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा भी लेता हूँ एक बार, 1 + 3m इक्वल टू, इसका माइनस लगा दूँ, -2m - 1/2 + m, ऐसे। ठीक है, ये इसका प्लस है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यही होगा, नहीं, इन दोनों दो केसेस, जब भी मैं दो केस बनाता हूँ ना, उनके बीच में और वर्ड लगता है। क्या, कौन सा वर्ड लगता है? और, मतलब या तो ऐसा रहा होगा या ऐसा रहा होगा, इनके अलावा और कोई केस नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आई होप ये अब आपके क्लियर हो गया कि मॉडुलस कैसे मैंने क्यों हटाया। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो अब ऐसे आप इनको ऐसे लिखो कि m - 3 × 2 + m, ऐसे करोगे फिर करोगे। उससे बढ़िया कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन दिखाए, मतलब कैसे कि ये दिखाना जरूरी नहीं है। आपने अगर ये दिखा दिया क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ, तो बहुत है ना, समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेशंस को जंप भी कर सकते हो, अगर सही कर रहे हो तो। गलत कर रहे हो तो फिर जंप मत करो। तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, m × 2 2m, m × m m स्क्वायर, -3 × 2 -6, -3 × m -3m बराबर 1 × 2m 2m, 1 × -1 -1, 3m × 2m कितना हो गया, 6m स्क्वायर, 3m × -1 -3m, -3m से -3m कट गया। अच्छा, 2m से 2m भी कट गया, वाह। अच्छा, अब ये जो m स्क्वायर है ना, ये LHS में, इसको इधर की तरफ ले आओ, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5m स्क्वायर हो जाएगा ना, m स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। ये जो, और ये जो माइनस है ना, ये माइनस, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो वो जाके उधर प्लस हो जाएगा। तो -6 + 1 -5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये -1 हो गया। m स्क्वायर बराबर -1। अब m स्क्वायर बराबर -1, आप इसको बोलोगे ऐसे सोल्व करूँ, m = ±√(-1), तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हो गया जैसा हमने देखा था। तो स्लोप इमेजनरी से आ रही है, तो ये मतलब रियल, हमें तो रियल आंसर देना है, कुल मिला के बात ये। तो इनके झंझट में नहीं पड़ेंगे, बस यहाँ पे बोल देंगे नॉट पॉसिबल, मतलब रियल नहीं है ना, नॉट रियल बोलना ठीक रहेगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब इस पर आते हैं ना, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन तो देखो वही होगी, LHS यही बनेगा अपना, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, हाँ, 2m + m स्क्वायर -6 - 3m। बस RHS में, क्योंकि देखो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस में था, लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का भी ध्यान रखेंगे। तो RHS में जो लिखा है उसका साइन चेंज कर दो, 2m का -2m, -1 का +1, -6m स्क्वायर, और ये प्लस का 3m हो जाएगा। अब चीज़ों को एक तरफ ले आओ, है ना, क्वाड्रेटिक ये बन जाएगा, तो सोल्व कर लेंगे इसको। ये 6m स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 और 6 7m स्क्वायर हो गया। और इनको देखते हैं, तो 3m इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 4 - 6, 4 - 6 कितना हो गया, -2m हो गया। और फिर ये 1 है, उधर जाएगा तो -7 बन जाएगा, = 0। ये बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई। कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। m की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म तो हम शायद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अजीब से रूट आ सकते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, वो श्रीधर आचार्य सूत्र। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या होता है, -b, तो यहाँ पे a ये है, b -2 हो गया, c -7 हो गया, तो -b आएगा, फिर +√(b² - 4ac/2) है वो। तो -b क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, प्लस √(b², मतलब 2 का स्क्वायर 4, -4ac, 4 × 7 × -7, तो -7 और ये प्लस बन जाएगा, माइनस और इसका माइनस प्लस बन जाएगा। 7 7 जा कितना हो गया, 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 98 का 196 मिल जाएगा हमें, 19 डिवाइड बाई 2a, 2 × 7, 14 हो गया। तो m = क्या हो गया, 2 ± ये √200 हो गया ना, 200 डिवाइड बाई 14, 14 हो गया। अब चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, वरना एक काम करो, 200 है ना, 200, तो 200 में से कुछ कॉमन ले लो आप। 200 में से 2 तो अंदर रह जाएगा, है ना, और 200 को आप ऐसे लिख लो 2 × 100,
तो 100 का अंडर रूट तो बाहर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि 100 का अंडर रूट तो पॉसिबल होता है, कितना होता है 10 होता है ना, 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा, तो 10 बाहर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे 10, फिर अंडर रूट 2 वो अंदर फंसा है और नीचे की तरफ 14। आप चाहो तो यहाँ पर 2 से कट कर सकते हो, तो देखो 2 से काट लो इसको, तो 2 से कट करेगा तो ये 1 बन जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7 मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखते हैं, क्योंकि मेरा पेज भर गया है तो मैं नहीं चाह रहा कि अगले पेज पे लिखूं, तो एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ठीक है, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इक्वेशन पूछता तो हम आगे की तरफ कर लेते। आप यहाँ पे 2 कट कर लेना, 2 कट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा, अंडर रूट 2 मत छेड़ना उसको, और नीचे की तरफ रूट 14 का 7 बन जाएगा। तो 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 डिवाइड बाई 7 इसका आंसर बन जाएगा। देखो 2 स्लोप्स आई है, और 2 स्लोप्स का जिक्र हम पहले से भी कर चुके हैं कि क्या मतलब है उनका। एक लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी तो दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगी। जरूरी नहीं है वहीं पर यहीं से गुजरे, वो थोड़ी दूर से भी गुजर सकती है, लेकिन हाँ होगी ऐसे, है ना, आपस में परपेंडिकुलर जरूर होगी। खैर ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।